हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं VMOU कोटा यूनिवर्सिटी है उसका जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसका BA जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस यानी पेपर कोड है PS01 का जो पेपर आयोजित होने वाला है। तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको इसमें से 90% प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो को देखकर एनालाइज कर लीजिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बने थे सेकंड सेमेस्टर में भी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। यदि आप PS01 का पेपर देने जा रहे हो राजनीति विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर VMOU कोटा का, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। अगली बार सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो भी इसी चैनल पर आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको 90% प्रश्न ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। राजनीति विज्ञान से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य सरकार सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो राजनीति विज्ञान क्या है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार, सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं आदि का जो व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। आपको भी पता होगा कि राजनीति में राज्य सरकार होती है, सरकार किस प्रकार लड़ती है, इस प्रकार चुनाव, तो उसे ही राजनीति कहते हैं। प्रश्न जो परंपरागत रूप से इसका मुख्य विषय राज्य और सरकार था जो इसका मुख्य विषय है राज्य और सरकार। आपको भी पता होगा कि राजनीति में क्या होता है, राज्य और सरकार। लेकिन आधुनिक समय में इसका क्षेत्र बढ़कर सत्ता, शक्ति यानी सत्ता यानी लोगों द्वारा, शक्ति, राजनीतिक दल, चुनाव, राजनीतिक व्यवहार एवं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं तक हो गया है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 2। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको कक्षा को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्रश्न नंबर 2। अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो इसके अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने, जो यूनान का था, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना, यानी सर्वोच्च विज्ञान है यह। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य एवं शासन के अध्ययन से, यानी राज्य यानी हम जिस राज्य में रहते हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य में रहते हैं तो उसका शासन किस प्रकार चलेगा उसके बारे में वर्णन किया जाता है राजनीति में। अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्रणाली माना है। जो अरस्तु था उसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो राजनीतिक जीवन व्यतीत करता है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना है, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है 2 नंबर में कि जो राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। एक प्रश्न में आपके 2 प्रश्न बन गए। प्रश्न नंबर 3। राजनीति विज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं को समझिए। तो राजनीति विज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं है तो उत्तर हो जाएगा राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को मुख्यतः 2 भागों में समझा जा सकता है। कौन कौन सी? परंपरागत विषय परिभाषाएं और आधुनिक परिभाषाएं। तो परंपरागत में पढ़ते हैं, इनमें राज्य सरकार आती है। सरकार, राजनीतिक संस्थाओं को राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय माना गया है। जो राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय कैसे माना गया है? राज्य और सरकार को माना गया है। प्रश्न बन सकता है कि राजनीति विज्ञान में किसको मुख्य विषय माना गया है? तो राज्य और सरकार को। 2 नंबर आधुनिक परिभाषाएं, इसमें आती है सत्ता, शक्ति, राजनीतिक व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान का स्वरूप राज्य केंद्रित अध्ययन से बढ़कर सत्ता एवं राजनीतिक व्यवहार के व्यापक अध्ययन तक विकसित हुआ है। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रकृति की प्रमुख विशेषता बताइए। तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं, तो उत्तर हो जाएगा राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। इसका संबंध मानव के राजनीतिक जीवन से है। इसमें राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। आपको भी पता होगा कि राजनीति में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध मानव से ही होगा, किसी जानवर से तो होगा नहीं। यह एक सामाजिक विज्ञान यानी एक समाज में चलने वाली रीति रिवाजों के तहत ही चलने वाली विज्ञान है।
सत्ता एवं शक्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी सत्ता किसकी होगी और शक्ति किसकी होगी इसका वर्णन किया जाता है। अभी जो बीजेपी की सत्ता है और शक्ति भी उसी की होगी, इसी प्रकार समझ सकते हो, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। राजनीतिक व्यवहार एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, मतलब कि राजनीति में व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है राजनीति विज्ञान में। यह एक गतिशील विषय है, इसमें वैज्ञानिक एवं अनुभवनात्मक पद्धतियों का प्रयोग होता है। इसका संबंध इतिहास, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र से भी है, तो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र भी इसका वर्णन किया गया है। तो अब 5 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो राजनीति विज्ञान को मुख्यतः सामाजिक विज्ञान माना जाता है। इसमें निरीक्षण, तथ्य संग्रह, तुलना, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मानव व्यवहार परिवर्तनशील होने के कारण इसमें प्राकृतिक विज्ञान जैसी पूर्ण निश्चितता नहीं होती, इसलिए राजनीति विज्ञान में विज्ञान एवं कला दोनों के तत्व पाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनुष्य और उसके राजनीतिक जीवन से संबंधित है। यानी सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि छोटी क्लासों में समाज के बारे में जानकारी मिलती है, तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनुष्य और उसके राजनीतिक जीवन से संबंधित है, इसलिए उसे भी सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। राज्य सरकार, राजनीतिक दल, चुनाव, सत्ता एवं राजनीतिक व्यवहार सभी मानव समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से क्या आशय है? तो उत्तर है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से तात्पर्य उन सभी विषयों से है जिनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। परंपरागत रूप से इसका क्षेत्र राज्य सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित था, लेकिन आधुनिक समय में इसका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। यानी आपको भी पता होगा कि पहले वो राज्य सरकार तक सीमित था, लेकिन अब इसका आधुनिक समय में इसका क्षेत्र है बहुत अधिक विस्तृत हो चुका है। प्रश्न नंबर 8, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की प्रमुख विषय वस्तु बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मुख्यतः निम्न विषय वस्तु शामिल है। यानी कौन कौन सी चीजें आती है? तो राज्य आता है, सरकार आती है, ये दो तो मुख्य है, संविधान आता है, व्यवस्थापिका आती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन एवं मतदान की इसके अंदर आता है, राजनीतिक दल आते हैं, दबाव समूह इसके अंदर आता है, शक्ति एवं सत्ता, यानी शक्ति किसकी होगी और सत्ता किसकी होगी यह भी आता है, राजनीतिक व्यवहार आता है, राजनीतिक संस्कृति आती है और राजनीतिक समाजीकरण और लोक नीति इसके अंतर्गत आती है। यानी ये सब समूह मिलकर ही राजनीति बनते हैं। यदि राज्य नहीं होगा तो राजनीति कहां पर होगी, सरकार नहीं होगी तो राजनीति क्या काम की, संविधान नहीं होगा तो राजनीति किस प्रकार चलेगी, इसका कोई वर्णन नहीं, व्यवस्थापिका नहीं होगा, कार्यपालिका नहीं होगा, न्यायपालिका नहीं होगा तो कार्यों का वर्णन कौन करेगा और उन कार्यों के जो पालना करवाने का कार्य कौन करवाएगा। तो ये सभी मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है इनके, तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 9, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। 9 नंबर, राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण से क्या आशय है? तो पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, पारंपरिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है राज्य और सरकार एवं राजनीतिक संस्थाएं मानी जाती है। इसमें संविधान, कानून, शासन संस्थाओं एवं राजनीतिक विचारों का अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी पद्धतियों से किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता बताइए। तो ये पारंपरिक दृष्टिकोण है वह क्या है, इसकी विशेषता तो आप समझते हैं। तो राज्यों को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र माना जाता है। तो राज्य होता है वह राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख केंद्र होता है, जो राज्य होता है वही केंद्र होता है। 2 नंबर, सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें संविधान एवं कानून को महत्व दिया गया है, जो संविधान एवं कानून को महत्व दिया गया है राजनीति विज्ञान में। यदि संविधान नहीं होगा तो राजनीति विज्ञान का चलना नामुमकिन है, क्योंकि संविधान में नियम कानून होते हैं, उसके आधार पर सरकार या सत्ता को चलना होता है, तो वह नहीं होगा तो कोई महत्व नहीं है। ऐतिहासिक एवं दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, आदर्श एवं मूल्यों का महत्व दिया गया है, औपचारिक संस्थाओं एवं अधिक जोर दिया गया है, वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर कम ध्यान दिया गया है। तो अब 11 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख पद्धतियां कौन सी है? तो दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, संस्थागत पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। प्रश्न नंबर 12, पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या है? तो यह अत्यधिक राज्य केंद्रित था,
वास्तविक राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता था, अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं को कम महत्व देता था। यानी परंपरागत दृष्टिकोण है, उसकी सीमाएं क्या है? तो वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय पद्धतियों का सीमित प्रयोग करता था। जो ये पहले का वर्णन किया गया है कि यह अत्यधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में था। वास्तविक राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा करता था, जो ये परंपरागत दृष्टिकोण है। अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं को कम महत्व देता था। वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीय पद्धतियों को सीमित प्रयोग करता था। सामाजिक एवं आर्थिक कारकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता था। इसलिए इसका ये प्रमुख सीमाएं थी इनकी। 13 नंबर, आधुनिक दृष्टिकोण से क्या आशय है? तो अब पढ़ते हैं आधुनिक यानी अभी के समय में दृष्टिकोण किस प्रकार का है। तो उत्तर हो जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राज्य एवं संस्थाओं में आगे बढ़ाकर व्यक्ति के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, सत्ता, शक्ति, प्रभाव एवं निर्णय प्रक्रिया तक ले जाता है। इसमें वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है, अनुभावनात्मक एवं सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में व्यक्ति एवं समूह के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। इसमें मतदान, राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व, राजनीतिक दल एवं जनमत जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक व्यवहार पर जोर दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस प्रकार है, इसका जो प्रमुख विशेषता है, तो राजनीतिक व्यवहार पर जोर दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। यानी राजनीति विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, तथ्यों एवं अनुभवों पर आधारित अध्ययन किया गया, व्यक्ति एवं समूह को अध्ययन की इकाई मानना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया गया, कारण एवं परिणाम के संबंधों का अध्ययन हुआ, सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया, वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया। अब प्रश्न नंबर 16, व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए। तो व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, उसका प्रमुख कारण क्या था? तो इस कारण से आपको पूरे जो पीछे के प्रश्न है वह भी समझ में आ जाएंगे। उत्तर हो जाएगा, पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाएं थी। यानी पारंपरिक दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं थी, हमने ऊपर पढ़ ली है। राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन की आवश्यकता, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान का प्रभाव था, वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास हुआ था, सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण तकनीकों का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति अध्ययन में परिवर्तन हुआ था, राजनीति विज्ञान को अधिक तथ्यात्मक बनाने की आवश्यकता थी। अब प्रश्न नंबर 17 को पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध विकसित हुआ। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध विकसित हुआ। यानी व्यवहारवाद की जो कमियां थी उसको पूर्ण करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का उत्पन्न हुआ। तो दृष्टिकोण है, इसमें केवल तथ्य एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं माना गया, बल्कि मूल्य, सामाजिक समस्याएं, प्रासंगिकता एवं राजनीतिक परिवर्तन को भी महत्व दिया गया है। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख विचारकों में माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 18, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रासंगिकता पर जोर, मूल्यों का महत्व, तथ्य एवं मूल्यों दोनों का समन्वय, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर जोर, राजनीति विज्ञान को समाजोपयोगी बनाना, राजनीतिक परिवर्तन पर ध्यान, वैज्ञानिक पद्धतियों को स्वीकार करना, राजनीतिक अध्ययन को वास्तविक जीवन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, विशेषताएं थी। अब प्रश्न नंबर 19 पढ़ते हैं, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या थे? तो उत्तर व्यवहारवाद था क्यों उत्पन्न हुआ, उसके कारण के उदय क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक बनाया। यानी जो व्यवहारवाद था उसने जो राजनीति विज्ञान थी उसको वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक बनाया था, लेकिन उसकी आलोचना हुई कि वह मूल्यों एवं वास्तविक सामाजिक समस्याओं से दूर हो गया है। तो इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद का उत्पन्न हुआ, जैसे कि गरीबी, असमानता, युद्ध, हिंसा एवं सामाजिक संघर्ष जैसी समस्याओं ने राजनीति विज्ञान की अधिक प्रासंगिकता एवं समाजोपयोगी बनाने की आवश्यकता पैदा की। इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ। यानी जो गरीबी, असमानता थी, युद्ध था, हिंसा और सामाजिक संघर्ष जैसी समस्याओं का सामना राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को, जो पहले का व्यवहारवाद था उसको सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण इसको दूर करने के लिए जो उत्तर व्यवहारवाद है उसका जो विकास हुआ, इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। अब उत्तर व्यवहारवाद क्या है उसको स्पष्ट करते हैं। जैसे कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के बाद विकसित हुआ है। यानी पहले व्यवहारवाद चलता था, उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद आया है।
तो इसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल तथ्य या आंकड़ों या राजनीतिक व्यवहार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज की वास्तविक समस्याओं और मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी जो जो सरकार के तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, उस पर ही केवल सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समाज पर भी वास्तविक समस्याओं का मूल्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी आसान शब्दों में समझते, जैसे कि व्यवहारवाद राजनीति को वैज्ञानिक तरीके से समझे, यह मुख्य था। और जो राजनीति को विज्ञान की दृष्टि से ही समझ लेते हैं ये व्यवहारवाद में। और उत्तर व्यवहारवाद क्या था? राजनीति को वैज्ञानिक तरीके से समझो प्लस समाज को भी इसके साथ जोड़ो, समाज की समस्याओं को हल करने में इसका उपयोग हुआ। तो पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता था, लेकिन उसके बाद में समाज का महत्वपूर्ण योगदान हो गया। अब 2 नंबर, जैसे कि उत्तर व्यवहारवाद की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो पहले तो व्यवहारवाद था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता था, उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका मुख्य कारण था उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया, यानी जो व्यवहारवाद था उसने जो राजनीति को वैज्ञानिक बना दिया, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर चलता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी यह मानी गई कि वह मूल्यों और वास्तविक सामाजिक समस्याओं से कुछ हद तक दूर हो गया था। यानी समाज की जो समस्याएं थी उसको सुलझा नहीं पाता था, इस कारण वह दूर हो गया था थोड़ा। जैसे कि गरीबी को नहीं सुलझा पाता था, असमानता थी, युद्ध का कोई निर्णय नहीं होता था, हिंसा थी, भेदभाव था, अन्याय का विरोध नहीं करता था वह। तो उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि राजनीति विज्ञान को इस समस्याओं से जुड़ना चाहिए, तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब जैसे कि प्रमुख बातें हैं उत्तर व्यवहारवाद की, मुख्य बातें हैं। तो प्रासंगिकता जो यानी प्रासंगिकता थी वह क्या थी? राजनीति विज्ञान का अध्ययन वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ा होना चाहिए। यानी जो राजनीति विज्ञान है जो एक मनुष्य का वास्तविक जीवन होता है उससे जुड़ा होना चाहिए। मूल्य, राजनीति विज्ञान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया, जो उत्तर व्यवहारवाद में था। और व्यवहारवाद में इसका कोई ऐसा वो मुख्य उद्देश्य नहीं था। तथ्य प्लस मूल्य किस प्रकार? तो सिर्फ आंकड़े और तथ्य पर्याप्त नहीं है, तथ्यों के साथ मूल्यों का भी महत्व होना चाहिए। 4 नंबर, सामाजिक समस्याओं का समाधान। राजनीति विज्ञान का ज्ञान समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में उपयोगी होना चाहिए। कार्रवाई पर जोर, सिर्फ समस्या का समाधान या समस्या का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, समस्या के समाधान के कई लिए कार्रवाई भी जरूरी है। समाज उपयोगी, राजनीति विज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे समाज और आम जनता को लाभ मिले। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, तो प्रमुख विचारक डेविड ईस्टन थे, जो इसका प्रमुख विचारक था कि व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद लाया जाए। तो उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख विचारकों में माने जाते हैं, इनका नाम याद रखना है, डेविड ईस्टन का। उनके उत्तर व्यवहारवाद के 2 प्रसिद्ध आधार याद रखो, प्रासंगिकता और कार्रवाई, एक्शन। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में। मैंने एक क्लास को समझाने, एक प्रश्न को कितनी बार समझाने के लिए आपको मुख्य प्रश्न दे दिए हैं। प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। व्यवहारवाद यह राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यों और आंकड़ों पर जोर देता है। उत्तर व्यवहारवाद यह राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ मूल्यों, सामाजिक समस्याओं और प्रासंगिकता, कार्रवाई पर जोर देता है। यानी उत्तर व्यवहारवाद और ये व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में यह अंतर है। जैसे कि और पढ़ते हैं, जैसे कि व्यवहारवाद इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति को वैज्ञानिक रूप से समझना है, बल्कि उत्तर व्यवहारवाद है इसका उद्देश्य राजनीति को समझने के साथ सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी योगदान है, यानी समाज को भी उसका निर्धारण करना है। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता के अधिक महत्व देता था और उत्तर व्यवहारवाद था वह राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता था। व्यवहारवाद अध्ययन और विश्लेषण पर अधिक जोर देता था, उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन के साथ कार्रवाई पर भी जोर देता था। जैसे कि अब राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार है? तो उत्तर है सामाजिक विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। राज्य का अध्ययन, इसमें राज्य, उसके स्वरूप, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सरकार का अध्ययन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का अध्ययन होता है। सत्ता एवं शक्ति का अध्ययन, राजनीति में सत्ता और शक्ति के वितरण तथा प्रयोग अध्ययन किया जाता है। अब जैसे कि पढ़ते राजनीतिक व्यवहार, आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यक्ति और समूह के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गतिशील विषय, राजनीतिक संस्थाएं, प्रक्रियाएं समय के साथ बदलती रहती है, यानी आपने भी देखा होगा कि गतिशील होती है, यानी राजनीतिक संस्थाएं बदलती रहती है। वैज्ञानिक अध्ययन, राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में तथ्य, निरीक्षण, तुलना और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। व्यापक क्षेत्र, इसमें राज्य, सरकार, संविधान, चुनाव, राजनीतिक दल, दबाव,
समूह, राजनीतिक संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। अन्य विषयों में जैसे कि इसका संबंध इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान से है। लोक कल्याण से संबंध, यानी राजनीति विज्ञान अच्छे शासन और समाज के कल्याण को समझने में सहायता करता है। अब पढ़ते हैं पॉलिटिक्स। जैसे कि पॉलिटिकल हम पढ़ रहे हैं अभी तक, तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस, जिससे पॉलिटिक्स का शब्द का उत्पन्न हुआ है। पोलिस का अर्थ नगर या राज्य, सिटी या स्टेट होता है। यूनान में नगर राज्यों के शासन एवं राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन को पॉलिटिक्स कहा जाने लगा। बाद में पॉलिटिक्स के से विकसित होकर पॉलिटिकल साइंस बनाता है। राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग होने लगा, यानी यूनानी भाषा से बना है पोलिस शब्द, यानी पॉलिटिकल। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में राज्य, जो इस दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो राजनीति विज्ञान फिर दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान फिर दर्शन शास्त्र, इस प्रकार हम इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। तो राजनीति विज्ञान में क्या क्या आता है? राज्य, सरकार, सत्ता, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें, राजनीति विज्ञान में। और दर्शन शास्त्र में क्या होता है? जीवन, सत्य, ज्ञान, नैतिकता, न्याय और मूल्यों जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार ये दोनों में ये अंतर है। अब मुख्य अंतर तो ये है, इसके बाद में और अंतर पड़ते हैं। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में कैसी है इसका अध्ययन करता है, बल्कि दर्शन शास्त्र में राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर विचार होता है। यानी सामाजिक व्यवहार व्यवस्था में भी इसका अध्ययन होता है दर्शन शास्त्र में। राजनीति विज्ञान तथ्यों, अनुभव और वैज्ञानिक पद्धतियों को अधिक महत्व देती है, यानी वैज्ञानिक पद्धतियों को अधिक महत्व देती है, जबकि दर्शन शास्त्र में तर्क, चिंतन, आदर्श मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर देता है, बल्कि दर्शन शास्त्र होता है वह अच्छे राज्य, न्यायपूर्ण समाज और आदर्श जीवन के अवधारणाओं पर जोर देता है। यानी जो अच्छा राज्य होना चाहिए, न्यायपूर्वक समाज होना चाहिए, आदर्श जीवन व्यतीत करने वाली अवधारणाएं होनी चाहिए, इस प्रकार का दोनों में अंतर है। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करता है। 2 नंबर राज्य का अध्ययन, इसमें राज्य की उत्पत्ति कैसे होनी चाहिए, उस स्वरूप कैसा होना चाहिए, उद्देश्य, कार्य और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। सरकार का अध्ययन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे शासन के अंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? राजनीति विज्ञान में। 4 नंबर सत्ता एवं शक्ति का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में सत्ता, शक्ति, अधिकार, उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक व्यवहार, जैसे कि आधुनिक राजनीति में विज्ञान में मतदान, जो अभी देख रहे हो आप, किस प्रकार मतदान किया जाता है, राजनीतिक भागीदारी किस प्रकार होनी चाहिए, नेतृत्व और राजनीतिक दलों का व्यवहार अध्ययन किया जाता है। गतिशील विषय, राजनीतिक संस्थाएं, विचार और प्रक्रियाएं समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए राजनीति विज्ञान गतिशील, यानी जो विचार होते हैं, प्रक्रियाएं होती है गतिशील, यानी संविधान में भी संशोधन होते रहते हैं। एक गतिशील संविधान यानी गतिशील विषय है राजनीति। 7 नंबर वैज्ञानिक अध्ययन, राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में निरीक्षण तथा तुलना, सर्वेक्षण और विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। व्यापक क्षेत्र, इसका क्षेत्र राज्य और सरकार तक सीमित नहीं है, इसमें संविधान, चुनाव, राजनीतिक दल, दबाव, समूह, राजनीतिक संस्कृति आदि का भी अध्ययन होता है। जैसे कि हमने ऊपर सबसे पहले पढ़ा था कि राजनीतिक व्यवहार में क्या क्या आता है, इसके बिना तो ये राजनीति संभव नहीं है, जैसे कि मतदान या चुनाव के बिना संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। 9 नंबर अन्य विषयों से संबंध, राजनीति विज्ञान का इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। यानी राजनीति विज्ञान का जो अकेला स्वरूप नहीं है, इसमें इतिहास भी है, समाजशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र भी इसमें घनिष्ठ संबंध है। 10 नंबर लोक कल्याण से संबंधित, तो राजनीति विज्ञान अच्छे शासन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण को समझने में सहायता करता है। अब जैसे कि पढ़ते हैं वापिस एक और प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें अंतर, तो परंपरागत दृष्टिकोण जिसमें आता है राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है। आधुनिक दृष्टिकोण में, आधुनिक दृष्टि यानी आधुनिक यानी अभी का समय में, तो व्यक्ति, समूह, राजनीतिक व्यवहार, सत्ता और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। परंपरागत दृष्टिकोण, संविधान आता है, इसमें कानून आता है, औपचारिक संस्थाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, अनौपचारिक प्रक्रियाओं को भी महत्व देता है। परंपरागत दृष्टिकोण
ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक, अनुभावनात्मक, सांख्यिकीय और सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार आपको इसमें अंतर स्पष्ट है। जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण में और आदर्श एवं मूल्यों पर अधिक जोर देता है परंपरागत दृष्टिकोण, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण होता है वह तथ्यों, व्यवहार और अनुभव पर अधिक जोर देता है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान को मुख्यतः राज्य केंद्रित मानता है, यानी राज्य में मुख्य है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान को व्यापक बनाकर सत्ता, शक्ति, राजनीतिक दल, चुनाव और राजनीतिक व्यवहार को भी शामिल करता है। अब जैसे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का वर्णन किस प्रकार है, तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उसका वर्णन कीजिए, मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि चुनाव, लोकतंत्र में राजनीतिक दल किस प्रकार है, तो जैसे कि चुनाव में भागीदारी, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता से समर्थन प्राप्त करते हैं। सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है, बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है और शासन चलाता है। विपक्ष की भूमिका, जो दल सरकार में नहीं होते वे विपक्ष के रूप में सरकार की नीतियों की आलोचना और निगरानी करते हैं। यानी यदि कोई सरकार के जो विपक्ष में नहीं होगी तो जो सरकार गलत काम कर रही है तो उसके प्रति कोई जो आलोचना नहीं करेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वह जो गलत जो सरकार है सामने जो अभी सत्ता में है वह कौन सा कार्य कर रही है, किस प्रकार गलत नीतियों का प्रयोग कर रही है। जो इसके विपक्ष नेता होते हैं वही उसका समाधान कर सकते हैं, वही उसकी जो आलोचना कर सकते हैं। जनमत निर्माण, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूक करते हैं, जनमत बनाने में सहायता करते हैं। राजनीतिक शिक्षा, दल नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं। जनता, 6 नंबर, जनता और सरकार के बीच की कड़ी, राजनीतिक दल जनता की मांगों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है। 7 नंबर, नेतृत्व प्रदान करना, राजनीतिक दल योग्य नेताओं के सामने लाता है और उन्हें शासन का अवसर देते हैं। यानी राजनीतिक दल होता है जो मुख्य नेताओं को सामने लाता है, जो अब आपको भी समझ में आ गया होगा। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी राजनीतिक दल होते हैं उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर है प्रस्तावना। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, यानी लोगों का शासन का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना, यानी अपनी नीतियां और कार्यक्रम किस प्रकार होने चाहिए उसको लागू करना। लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं, यानी जनता और राजनीति के मध्य मुख्य कड़ी का माध्यम कौन है, राजनीतिक दल। या दल यानी जो पार्टी होती है उसको कहते हैं। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि चुनाव लड़ना, जैसे कि आपको पता होगा कि बीजेपी और कांग्रेस होती है, तो इसी प्रकार जो राजनीतिक दल, तो चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारते हैं। वे अपने नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर जनता से समर्थन और वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। सरकार का निर्माण, तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करता है, यानी बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक उसकी सत्ता आती है, यानी उसकी सरकार बनती है। वह अपने चुनावी वादों और कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करता है, यानी जो चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में वादे करता है उसको पूरा करने का प्रयास करता है तथा देश का प्रशासन चलाता है। विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, तो उत्तर है जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे विपक्ष की भूमिका निभाते, यानी जो हार जाते हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और उसके कार्यों के पर निगरानी रखकर उसे जवाबदेह बनाता है। यदि विपक्ष नहीं हो तो वो जो सरकार अभी सत्ता में है वह कोई भी कार्य करने में हिचकिचाती नहीं है और वो बिना कुछ सोचे समझे कार्य कर लेती है। लेकिन जो विपक्ष की सरकार होती है उसको वह कार्य नहीं करने देती, इसलिए विपक्ष की सरकार का होना बहुत जरूरी है। जनमत निर्माण, राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनता के सामने अपने विचार रखते हैं। सभाओं, रैलियों, घोषणा पत्रों और प्रचार के माध्यम से वे जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5 नंबर, राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक दल जनता को संविधान, चुनाव, अधिकारों, कर्तव्यों एवं विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। जनता और सरकार के बीच की कड़ी, तो राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने की मुख्य कड़ी है। जैसे कि आपका विधायक होगा कि तो होता है, यदि आपका कोई विधायक होता है तो आपके जो सरकार की मुख्य कड़ी है, जैसे कि आपकी समस्याओं को विधायक तक पहुंचाना, विधायक उस सरकार तक पहुंचाएगा जो मुख्य है। दूसरी ओर वे सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का भी काम करते हैं।
तो इस प्रकार ये दो मुख्य माध्यम है। नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण, प्रत्येक राजनीतिक दल देश की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है। चुनाव के समय उन्हें घोषणा पत्र के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 8 नंबर, नेतृत्व प्रदान करना, राजनीतिक दल योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को राजनीतिक नेतृत्व अवसर देते हैं। उन्हीं नेताओं में ऐसे आगे चलकर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर व्यक्ति पहुंचते हैं। राजनीतिक सहभागिता बढ़ाना, राजनीतिक दल नागरिकों को चुनाव, राजनीतिक सभाओं, आंदोलनों एवं अन्य लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इससे लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है। 10 नंबर, सरकार पर नियंत्रण, विपक्षी दल संसद और विधानसभाओं में सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रश्न उठाते हैं। आपको भी पता होगा कि विपक्ष की सरकार होती है, वह जो आगे की सरकार जो अभी शक्ति में है तो वह गलत कार्य करे तो उसके जो कार्य पर प्रश्न उठाते हैं विपक्ष के नेता। इससे सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर पाती और उसके जवाबदेही बनी रहती है। यानी बीजेपी जो कांग्रेस है, तो बीजेपी की विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, तो कांग्रेस जो बीजेपी जो गलत कार्य करती है तो उसके समक्ष सवाल खड़ा कर देती है, जिससे वह जो मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व, समाज में अलग अलग वर्गों और समूहों की अलग अलग समस्याएं और हित होते हैं। राजनीतिक दल इन्हीं हितों की राजनीतिक मंच प्रदान करते हैं, उन्हें सरकार के सामने रखते हैं। अब पढ़ेंगे दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है, इसकी परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप ऐसे व्यक्तियों या संगठनों का संगठित समूह है जो स्वयं राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी प्रमुख परिभाषाएं पढ़ते हैं, जैसे कि मायरन विनर के अनुसार, जो मायरन विनर एक व्यक्ति था, उसके अनुसार दबाव समूह ऐसे संगठित समूह है यानी ऐसे ग्रुप है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं सरकार बनाने का उद्देश्य नहीं रखते। H.G. वेल्स के अनुसार दबाव समूह सरकार पर अपने हितों के पक्ष में दबाव डालने वाले समूह होते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते, जैसे कि किसान संगठन है तो किसानों के हितों के लिए उसके दबाव समूह उसके जो गलत कार्य होते हैं उस पर जो दबाव बनाता है। श्रमिक संगठन यानी मजदूरों के हितों के लिए, जो जैसे कि अगर किसान का जो मुख्य नेता होगा वह किसानों के हितों के लिए अपनी नीतियां बनाएगा यानी अपने पक्ष रखेगा। और श्रमिक संगठन यानी मजदूरों का जो नेता होगा वह मजदूरों के बारे में अपनी नीतियां रखेगा। व्यापारिक संगठन यानी व्यापारियों के हितों के लिए जो रखेगा। इस प्रकार दबाव समूह होते हैं, यानी कोई सरकार के दबाव डालना, उसके ऊपर जो नीतियां लागू कराने का दबाव डालना। तो राजनीतिक दल क्या है, परिभाषित कीजिए। उत्तर है राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह है जो दल यानी समूह जो समान राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों के आधार पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करता है, यानी सरकार। प्रमुख परिभाषाएं, एंडमबर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए समान सिद्धांतों पर सहमत होते। गिल क्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जो समान राजनीतिक दल विचार रखते हैं, संवैधानिक साधनों द्वारा सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं, जैसे कि व्यक्तियों का संगठित समूह, समान राजनीतिक विचार पर उद्देश्य, चुनाव में भाग लेना, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास, नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण। दबाव समूह की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। तो उत्तर है दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी लोगों के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दबाव समूह। ये स्वयं सत्ता प्राप्त करने की बजाय सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं। यानी यदि कोई सरकार होगी, कोई सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो उस पर दबाव डालेगा दबाव समूह, यानी जो सरकार गलत फैसला नहीं ले उस पर दबाव डालती है। वह खुद कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जो सरकार है गलत काम नहीं करे उसके लिए दबाव डालती है। तो इस प्रकार आपको दबाव से नाम याद रखेगा। जो बजाय सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं, यानी हित के विपरीत कार्य न हो। तो इनके प्रमुख महत्व निम्नलिखित है, जैसे कि हितों की रक्षा करना। दबाव समूह अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करता है। सरकार को प्रभावित करना, ये सरकार की नीतियों और निर्णयों को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, यानी अपने नियम के आधार पर कानून बनाए, लोगों की जो गलत काम करने के लिए कानून न बनाए। जनमत निर्माण, दबाव समूह अपने मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं और उनके पक्ष में जनमत तैयार करते हैं। 4 नंबर, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, ये जनता की समस्या और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। 5 नंबर, राजनीतिक जागरूकता, दबाव समूह लोगों को उनके अधिकारों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं। यानी यदि लोगों को पता नहीं हो कि ये कानून उसके विपक्ष में है, यानी उनके काम का नहीं है,
उनके लिए यह कानून बनाना जरूरी है, यह कानून लाना, यह कार्य करना। तो ये जो सरकार के जो वहां तक जो जो लोगों को जागरूक करते हैं, यानी ये काम के लिए आपको जागरूक होना चाहिए, सरकार को आपको जो पेश करना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए करो। इस प्रकार दबाव समूह मुख्य होता है। सरकार पर नियंत्रण, ये सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अपनी नीतियों पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है। 7 नंबर, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, दबाव समूह नागरिकों और को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक सक्रिय बनता है। 8 नंबर, विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध कराना, यानी विभिन्न क्षेत्रों के दबाव समूह सरकार को अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं, उनके समाधान के बारे में जानकारी देते हैं। यानी दबाव समूह होता है, उस क्षेत्र के बारे में बताता है कि उस क्षेत्र में ये समस्या है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। निष्कर्ष क्या निकला? तो इस प्रकार दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति, जनमत निर्माण, सरकार पर नियंत्रण और नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। जैसे कि अब प्रश्न नंबर है, नेक्स्ट प्रश्न 1 नंबर, जैसे कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं उसका उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लग रहे हैं। तो कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के मुख्यतः निम्न प्रकारों में बांटा जाता है, जैसे कि 1 नंबर और 2 नंबर, अलग अलग प्रकार है, मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। तो नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, तो कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका केवल संवैधानिक प्रमुख होती है, यानी संविधान के हिसाब से प्रमुख होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका वास्तविक शासन चलाती है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति है और नाम मात्र है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक। जैसे कि यदि आपको संविधान की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति होता है वह मुख्य होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वह वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है। यानी जो राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेता है तो प्रधानमंत्री से पूछ कर लेता है, यानी उसके मंत्रिपरिषद से भी पूछ कर लेता है, लेकिन शक्ति तो वह राष्ट्रपति के पास है, वह स्वयं ले सकता है, लेकिन उसका वास्तविक समूह होता है प्रधानमंत्री। उसी प्रकार नाम मात्र होता है कार्यपालिका। तो 2 नंबर, वंशानुगत एवं निर्वाचित कार्यपालिका, वंशानुगत कार्यपालिका का पद परिवार या वंश के आधार पर मिलता है, यानी जैसे कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद में उसका बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस प्रकार की नहीं है हमारे यहाँ। जबकि निर्वाचित कार्यपालिका जनता या निर्वाचन मंडल द्वारा चुनी जाती है, इस प्रकार का शासन है। एकल एवं बहुल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका में वास्तविक कार्यकारी शक्ति एक व्यक्ति के पास होती है, जबकि बहुल कार्यपालिका में यह शक्ति कई व्यक्तियों के समूह में होती है, यानी मंत्रिपरिषद के पास होती है। एकल यानी बहु कार्यपालिका। 4 नंबर, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति या अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसके सामान्य निश्चित कार्यकाल लगता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो परिभाषा, न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका यह जांच करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं। यानी ये जांच करता है कि जो कोई भी सरकार कानून बना रही है, न्यायपालिका उसका जो पुनरावलोकन करती है कि क्या ये कानून सही है, क्या ये लोगों के हितों के बारे में सही दिशा निर्देश देगा, क्या यह कानून सही है। इस प्रकार संविधान के हिसाब से वह जांच करता है। यदि कोई कानून या सरकार कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, यानी संविधान के विपरीत हो। यानी कोई भी कानून, जैसे कि सरकार कानून बनाती है, कोई भी, मतलब कि हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे को पैसे उधार देगा तो उसके फांसी दे दी जाएगी, यानी फांसी की दंड दिया जाएगा। तो वह जो कानून होता है सबसे पहले न्यायपालिका में जाता है, यानी जो न्यायाधीश होता है उसकी अवहेलना करता है, यानी उसका उस पर परीक्षण करता है कि क्या यह कानून सही है। यदि न्यायपालिका को लगे कि यह कानून गलत है तो उसे निरस्त कर सकता है, और किसी की दम नहीं है कि उसको वापस ला ले। तो इस प्रकार उसका उसका पुनरावलोकन करता है। मुख्य बात है न्यायपालिका की शक्ति, यह न्यायालयों को प्राप्त महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति है, इसे कोई नहीं रोक सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। संविधान की सर्वोच्चता, इसका उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है, यानी संविधान के विपरीत ना हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करता है। सरकार पर नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिकाओं को संविधान की सीमाओं में कार्य करने के लिए बाध्य करता है, यानी कोई इससे ऊपर जो गलत काम न करे। इस प्रकार न्यायालय किसी को भी फटकार लगा सकता है, कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उससे ऊपर कोई नहीं है न्यायालय के ऊपर। तो न्यायिक सक्रियता का वर्णन कीजिए। तो सबसे बड़े बोलेंगे उत्तर, न्यायिक सक्रियता, जस्टिकल एक्टिविज्म का अर्थ है कि न्यायपालिका संविधान और कानूनों की व्याख्या करते समय सक्रिय भूमिका निभाए और नागरिकों के अधिकारों एवं जनहित की रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे। न्यायिक सक्रियता की प्रमुख विशेषता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, तो न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। जनहित की रक्षा, न्यायालय जनहित से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता है।
3 नंबर जनहित याचिका। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय सामाजिक एवं सार्वजनिक समस्याओं पर सुनवाई कर सकता है। संविधान की रक्षा। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए कानूनों और सरकारी कार्यों की समीक्षा करता है। 5 नंबर सरकार पर नियंत्रण। यदि सरकार प्रशासन संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो न्यायालय आवश्यक निर्देश दे सकते हैं, यानी उसे फटकार लगा सकता है। अब पढ़ेंगे व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के कारण। तो व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के क्या कारण थे? तो उत्तर है व्यवस्था सिद्धांत के विकास में कई कारणों का योगदान रहा है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान में इसे विशेष रूप से डेविड ईस्टन के कायदे से जोड़ा गया है। इसके प्रमुख कारणों में से कोई 4 इस प्रकार है, जैसे कि पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाएं। तो पारंपरिक राजनीति विज्ञान राज्य संविधान और राजनीतिक संस्थाओं तक अधिक सीमित था। राजनीतिक व्यवस्था को व्यापक एवं सामाजिक संदर्भ में समझने की आवश्यकता महसूस की हुई है। व्यवहारवाद का प्रभाव। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार तथ्यों और वैज्ञानिक पद्धतियों को महत्व दिया है। इसी राजनीतिक घटनाओं को एक व्यवस्थित रूप में समझने की दिशा मिली है। इस प्रकार आपको ये पढ़ लेना है। और बचा बस ये नहीं बचा, एक और पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला आप पढ़ लेना। ये पढ़ लेते व्यवस्थापिका क्या है। ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये ऊपर वाला प्रश्न आप पढ़ लेना, मैं सीधा व्यवस्थापिका बना रहा हूँ। तो प्रश्न हो जाएगा व्यवस्थापिका क्या है, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का निर्माण करती है, यानी कानून बनाती है। उसमें संशोधन करना है, यानी संशोधन करना, किस प्रकार का संशोधन इसमें आवश्यक है, आवश्यकता होने पर उन्हें समाप्त कर सकती है। लोकतांत्रिक शासन में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य जैसे कि कानून निर्माण। कानून निर्माण व्यवस्थापिका देश की आवश्यकताओं के अनुसार कई नए कानून बनाती है। 2 नंबर कानून में संशोधन। पुराने कानूनों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन या संशोधन कौन करती है? व्यवस्थापिका। बजट पारित करना, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा करके उसे स्वीकृति देना। वित्तीय नियंत्रण यानी पैसा, सरकार को जनता से कर वसूलने और सार्वजनिक धन खर्च करने की अनुमति देती है, उसके खर्चों पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्न, बहस, चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है व्यवस्थापिका। 6 नंबर प्रतिनिधित्व करना, व्यवस्थापिका जनता की समस्याओं, मांगों और हितों की सरकार के सामने रखती है। संविधान संशोधन, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में आवश्यक संशोधन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य जैसे कि निर्वाचन संबंधी कार्य। कुछ देशों में व्यवस्थापिका के सदस्य राष्ट्रपति या अन्य संवैधानिक पदों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब कार्यपालिका क्या है, उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है, प्रशासन चलाता है तथा राज्य की नीतियों को व्यवहार में लागू करता है। यानी राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री के प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकार, तो नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। जैसे कि नाम मात्र कार्यपालिका केवल संवैधानिक प्रमुख होती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। जैसे कि राष्ट्रपति होता है तो वो नाम मात्र होता है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो उसके पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तविक कार्यपालिका वास्तव में शासन और प्रशासन चलाती है। उदाहरण, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र एवं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक कार्यपालिका होता है। यानी आप कोई भी कानून देखेंगे तो आप कहोगे कि प्रधानमंत्री ने ये कानून बना दिया, आपने कभी राष्ट्रपति के बारे में तो कहा नहीं होगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। वंशानुगत एवं निर्वाचित कार्यपालिका, वंशानुगत कार्यपालिका में पद परिवार या वंश के आधार पर प्राप्त होता है, जबकि निर्वाचित कार्यपालिका में प्रमुख का चुनाव जनता या निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ये है हमारा इधर, ये नहीं है कि वंशान यानी उसका पिता है तो वह बन जाएगा, उसका बेटा वापस बन जाएगा, इस प्रकार की नहीं है। एकल बहुमत कार्यपालिका हमने ऊपर भी पढ़ लिया है, तो इस प्रकार ये प्रश्न ऊपर पढ़ लिए हमने। अब न्यायपालिका के महत्व का वर्णन कीजिए। तो न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, विवादों का निपटारा करता है, यानी न्यायपालिका यानी न्यायालय, और नागरिकों को न्याय प्रदान कराता है। लोकतांत्रिक शासन में न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि न्याय प्रदान करना, न्यायपालिका नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती है। कोई भी विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका में इसका समाधान होता है। 2, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और अधिकारों के उल्लंघन पर उचित राहत प्रदान करती है। संविधान की रक्षा करना, न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है और संविधान के विरुद्ध होने वाले कार्यों पर रोक लगाती है। 4 नंबर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका न्यायालय कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता जांच करती है, यानी पुनः जांच करती है कि कानून सही है या नहीं। कानून की व्याख्या, न्यायपालिका कानूनों और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करके उनका सही अर्थ स्पष्ट करती है। 6 नंबर
स्वतंत्रता की रक्षा। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करके लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। 7 नंबर, सरकार पर नियंत्रण। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के और कानूनों की सीमाओं के भीतर कार्य करे। कानून का शासन। न्यायपालिका सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान मानने और कानून के शासन को बनाए रखने के सहायता करती है। तो इस प्रकार आपकी पूरी जो 1 क्लास थी पार्ट नंबर 1 की, ये पूरी क्लास हुई। इसी प्रकार एक और क्लास आ जाएगी, वो जो पार्ट नंबर 2, उसमें आपके दो क्लास में पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको 90% प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।